बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम यूनिट 4 प्लानिंग लेकर आए हैं। आइए प्लानिंग देखते हैं क्या है। प्लानिंग यानी कि नियोजन में कई बार प्रयोग करते हैं प्लानिंग, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। आइए देखते हैं। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी कि कुछ कार्य करने से पहले सोचना, ये प्लानिंग है। और प्लानिंग प्रबंध का पहला कार्य है। इसके बारे में कहा जाता है इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप कोई भी प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने फेल होने की तैयारी पहले से ही कर ली है। पूंछ एंड ओडोनल की डेफिनेशन देखते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। यानी कि प्लानिंग में ये पहले से ही तय कर लिया जाता है कि किसी कार्य को कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, कौन इस कार्य को करेगा, और वास्तव में सबसे पहले ये देखना कि क्या कार्य करना है। तो प्लानिंग फर्स्ट कार्य है, यानी कि मैनेजमेंट का प्रथम कार्य है। यह प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें यह निश्चित किया जाता है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है आदि प्रश्नों के उत्तर जानते हैं कि भाई कोई भी कार्य अच्छी प्रकार से कैसे किया जा सकता है। अब हम इसकी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि नियोजन के फीचर्स। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है वो है प्लानिंग इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मैनेजमेंट। जो नियोजन है वो मैनेजमेंट का पहला कार्य है। देखिए, कोई भी कार्य हमें अगर करना है तो उसके पहले हमें उस कार्य को करने के लिए प्लानिंग बनानी होती है। तो ये नियोजन का पहला कार्य होता है। प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, यानी कि यह सर्वव्यापक है। प्लानिंग सर्वव्यापक है क्योंकि नियोजन कार्य एक उपक्रम के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के सभी स्तरों के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे सर्वव्यापक कहना ही उचित होगा। दूसरी चीज, केवल ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट अर्निंग संस्थाओं में, बल्कि नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग संस्थाओं में भी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि चैरिटेबल ट्रस्ट, मंदिर इत्यादि, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। एक इसकी विशेषता है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये हमेशा से ही चलती रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक बार प्लानिंग कर लेंगे तो ये कार्य समाप्त हो जाएगा। प्लानिंग हमेशा ही हमें करनी होगी, इसलिए प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा ही चलती रहेगी। ये फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि भविष्य से संबंधित एक प्रक्रिया है। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है। तो ये सारी चीजें फ्यूचर से रिलेटेड हैं और नियोजन के अंतर्गत इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसको आगे देखे जाने वाली प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ये एक मानसिक क्रिया है, मानसिक अभ्यास है, क्योंकि नियोजन का संबंध कुछ करने से पहले कुछ सोचना है। देखिए, सबसे पहली चीज तो प्लानिंग टॉप लेवल के कर्मचारियों के द्वारा की जाती है और एक योजनाकार हमेशा ये देखता है, किसी कार्य को करने से पहले ये विचार किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा ये सब कार्य किए जाएंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग का क्या महत्व है। तो सबसे पहले प्लानिंग हेल्प्स टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, किसी भी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में प्लानिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हम ऑब्जेक्टिव्स को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब से सबसे पहले हम प्लानिंग कर लेंगे। दूसरा, प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन। ये एक निर्देश प्रदान करता है, डायरेक्शंस देता है कि भाई किसी कार्य को करना है तो वो कैसे करना है। नियोजन प्रक्रिया के द्वारा संस्था के उद्देश्यों को सरल और स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि कर्मचारी को एक दिशा मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाता है और वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। इट रिड्यूस वेस्टेज। ये वेस्टेज को कम करता है और वेस्टफुल जो एक्टिविटीज हैं उनको कम करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। इससे अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न क्रियाओं और विभिन्न विभागों में आपस में कोऑर्डिनेशन बन जाता है और कोई मनमुटाव नहीं होता और वेस्टफुल एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। अगला इसका जो महत्व है वो है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। देखिए, कोई भी संस्था तभी तरक्की करेगी जब वो नए नए आइडियाज को अपनी संस्था में शामिल करेगी।
नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ जो हमारे पास में अल्टरनेटिव होता है उसका चयन करते हैं। किसी कार्य को करने के लिए विभिन्न विकल्प स्वयं ही प्रबंधक के पास में नहीं आते बल्कि उनकी खोज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है, तो आप टैक्सी से जाएंगे या बस से जाएंगे, तो आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प उन परिस्थितियों के अनुसार होगा आप उसी का चयन करेंगे। तो प्लानिंग भी हमें ये बताता है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाए। इट डेवलप स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये प्रमापों को विकसित करता है। नियोजन के द्वारा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्यों को निर्धारित करके संस्था में कार्य करने वाले सभी विभागों और व्यक्तियों को बता दिया जाता है कि भाई क्या कार्य कैसे कब करना है, यानी कि एक स्टैंडर्ड निश्चित कर दिए जाते हैं और फिर उन्हीं स्टैंडर्ड्स को प्राप्त करने के लिए आगे सारे कार्य किए जाते हैं। अगर जो एक्चुअल में जो हमारी प्राप्ति हुई है उसमें और स्टैंडर्ड्स में कोई फर्क होता है, डेविएशंस होते हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है और अगर कोई फर्क नहीं होता तो कार्य अच्छे प्रकार से चल रहा है ऐसा माना जाता है। अब इसकी लिमिटेशंस जान लेते हैं कि भाई इसके इतने फायदे हैं तो क्या इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फ्यूचर इज अनसर्टेन। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, इसकी लिमिटेशंस यहीं पर बन जाती है कि ये फ्यूचर से संबंधित है, भविष्य से संबंधित है और भविष्य अनिश्चित होता है, अनसर्टन होता है, हो भी सकता है वो कार्य और नहीं भी हो सकता। अगर सभी कार्य हमारे सोचने के अनुसार होता रहे तो हमारे को लाभ की प्राप्ति होती है और यदि कार्य किया गया है फ्यूचर से संबंधित जो प्लानिंग की गई है, नियोजन किया गया है, अगर वो गलत हो जाता है तो इससे बहुत ज्यादा हानि होती है, एक्सपेंसिव है, ह्यूज कॉस्ट। देखिए मेंटल एक्सरसाइज है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और प्लानिंग का कार्य उच्च लेवल के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये संस्था पर एक भार है, एक ह्यूज कॉस्ट, अधिक मात्रा में लागतों को बढ़ावा देता है। इट क्रिएट्स रिजिडिटी, यानी कि ये एक बार जो प्लानिंग कर दी जाती है फिर उसमें बदलाव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, यानी कि कई बार बड़े परिवर्तन ना तो संभव ही हो पाते हैं, ना ही संस्था के लिए हितकारी होते हैं, चाहकर भी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए कई बार ये रिजिडिटी के कारण भी इसकी लिमिटेशन बन जाती है और आलोचना होती है। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता को ये घटाता है, कम करता है, क्योंकि जो प्लानिंग कर दी जाती है उन्हीं का सख्ती से पालन किया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। और अगर हमारे सबऑर्डिनेट्स के या किसी अन्य कर्मचारी के दिमाग में कोई नियोजन संबंधी कार्य आता है या नियोजन संबंधी कोई युक्ति आती है तो उसका पालन नहीं किया जाता, तो ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। इट डज नॉट गारंटीज द सक्सेस, प्लानिंग गारंटी नहीं है किसी भी सफलता की। देखिए प्लानिंग गारंटी नहीं देता कि कार्य सफल हो ही जाएगा, क्योंकि भविष्य से संबंधित है और भविष्य अनिश्चित है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कस्टमर्स की टेस्ट, फैशन, टेक्नोलॉजी, रुचियां सब परिवर्तित होती रहती हैं, तो ये सफल हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस प्रकार से प्लानिंग गारंटी नहीं देता सक्सेस की। तो यहाँ पर हमारी समझ में आई कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको जान लेना बहुत जरूरी है। अब हम प्लानिंग की प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि प्लानिंग जो की जाती है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, और प्रक्रिया के संबंध में हमें ये जान लेना जरूरी है कि ये एक एक्टिविटी है, ये एक क्रिया है जिसको व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। और आइए अब इसके स्टेप्स को जानते हैं। सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला क्या होता है, उद्देश्यों को निर्धारित करना। और उद्देश्य वो हमारे लास्ट पॉइंट होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए सारी क्रियाएं की जा रही हैं। नियोजन की प्रक्रिया सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित और परिभाषित करती है और उसके बाद कर्मचारियों को यह जानकारी दे दी जाती है कि भाई ये हमारे उद्देश्य हैं, हमें इन्हीं को प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं एक एग्जांपल की एक कंपनी जो है अपनी जो सेल्स है उसको 5,000 करोड़ रुपए तक ले जाना चाहती है, तो ये उस संस्था का उद्देश्य होगा। दूसरा हम कह सकते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी कि आधार विकसित करना। नियोजन आधार अथवा सीमाएं हम कह सकते हैं वे होती हैं जो डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी कि अगर हम किसी भी नियोजन को अपना रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उसका आधार दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल प्रेमिसेस हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेमिसेस हो सकता है। इंटरनल प्रेमिसेस में पूंजी है, श्रम है, मशीन है, कच्चा माल है, जिन पर कंपनी का किसी भी संस्था का नियंत्रण होता है, जबकि एक्सटर्नल प्रेमिसेस में
गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे ग्राहकों की रुचि है, जिस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। अन्य शब्दों में हमें ये देखना होगा कि जो पूंजी है, कच्चा माल है या जो श्रम उपलब्ध है, ये हमारे को जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उपलब्ध हो भी पाएगा या नहीं, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो हमारे फेवर में रहेंगी या नहीं। इसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी देखना जरूरी होता है कि भाई जो हम कार्य कर रहे हैं क्या उस कार्य को करने का और भी तरीका होता है, हो सकता है। संस्था के उद्देश्यों के आधार पर एक ही कार्य जो करना है उसके कई तरीके हो सकते हैं, तो उसमें से जो भी बेस्ट तरीका होगा हमें उसको ही अपनाना चाहिए। जैसे कि पहले से कोई व्यवसाय चल रहा है और वो फ्रिज बनाता है, अब वो ये देखता है कि भैया अब छोटे बड़े साइज के टीवी भी हम बना सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में उत्पादन कर सकते हैं, जैसा टीवी भी बनाया जा सकता है इत्यादि। इसके बाद में आती है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, उसका मूल्यांकन करना। ये सभी जो विकल्प हमारे पास में होते हैं वो हमारे मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं हो रही, ये हमें लाभ प्राप्त करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो हमें ये देखना होता है कि जो अल्टरनेटिव जो हमारे पास में विकल्प हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, उनको मूल्यांकन करना होता है कि हम उनको अपनाएं या ना अपनाएं। अगला है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जब हमने इतने सारे विकल्पों का मूल्यांकन कर लिया तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। कई बार मूल्यांकन के आधार पर हमें ऐसा लगता है कि एक से अधिक विकल्प जो है हमारे पास में उपलब्ध हैं और भविष्य अनिश्चित होता है, अतः इसको देखते हुए एक अच्छा विकल्प हम चुनते हैं और उसको ही लागू करते हैं जिससे असफलता से बचा जा सके। नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, जब हम योजनाएं बना लेते हैं तो उसके बाद हमें उन्हें लागू करना होता है, और योजनाओं को लागू करने के बाद विभिन्न क्रियाओं का हम एक सीरियल, एक क्रम निर्धारित कर देते हैं और ये निश्चित कर दिया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, कितने समय पे करेगा। इससे हमारे जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त आसानी से हो जाते हैं। और उसके बाद फॉलो अप द एक्शन, समीक्षा करना। लास्ट स्टेप इसका होता है फॉलो अप करना। देखिए योजनाएं लागू करने से नियोजन की प्रक्रिया तो समाप्त नहीं होती है, ये तो हमेशा के लिए चलती रहती हैं। तो हमें ये देखना होता है जो हमने योजना बनाई थी वो हमारे लिए कितनी लाभप्रद थी। जैसे ही हम देखते हैं कि वो हमारे लिए लाभप्रद थी या नहीं थी या उनमें कुछ कमियां थी, कौन सी योजनाओं को हम चालू रखें और कौन सी योजनाओं को समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमने प्लानिंग की प्रोसेस को समझा, जिसमें हमने सबसे पहले सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शंस को पढ़ा। अब हम प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के उद्देश्य से। देखिए योजनाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। योजनाओं के दो प्रकार हो सकते हैं, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। देखिए स्टैंडिंग प्लान, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये योजनाएं एक बार बना दी जाती हैं तथा इनका बार बार प्रयोग किया जाता है। ये योजनाएं जो हमारे मैनेजर्स हैं उनका मार्गदर्शन करती हैं, हमेशा मार्गदर्शन करती रहती हैं। इसलिए कहा जाता है इसके बारे में कि भाई एक जो स्थायी योजना है वो बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं का एक मार्गदर्शक है, या स्टैंडिंग प्लान इज ए स्टैंडिंग गाइड टू रिकरिंग प्रॉब्लम्स। और इसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को शामिल करते हैं, पॉलिसीज को इसमें शामिल किया जाता है, प्रोसीजर को शामिल किया जाता है, मेथड को शामिल किया जाता है, रूल्स यानी कि नियम को शामिल किया जाता है, और स्ट्रेटेजी यानी कि मोर्चाबंदी को शामिल किया जाता है। अब दूसरी तरफ इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं, सिंगल यूज प्लान, यानी कि जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है इन योजनाओं का संबंध किसी विशेष समस्या के साथ होता है, उस समस्या के समाधान के लिए ये योजना बनाई जाती है, सिंगल यूज होता है इनका, एक ही बार प्रयोग की जाती है, और जैसे ही उन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो ये अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। इन योजनाओं में हम शामिल करते हैं सिंगल यूज प्लान में, जैसे कि हमारा कोई प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम है, या फिर कोई बजट है। बजट जैसे कि क्वांटिटेटिव नेचर का या न्यूमेरिकल्स में हम जो अपनी योजनाएं बनाते हैं उन्हें बजट कह सकते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इनके डिफरेंस को जान लेते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान।
तो देखिए इन दोनों प्लान्स में क्या क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला बेसिस में हम देखते हैं इसके कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला मीनिंग, देखिए जो सिंगल यूज प्लान है वो स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए होते हैं, यानी कि इसका अभिप्राय है कि ऐसी योजना जो विशेष परिस्थिति की आवश्यकता को पूरा करे। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं, तो स्टैंडिंग प्लान्स जो हैं वो हमेशा ही हमारे लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, मोर्चाबंदी इत्यादि। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे सिंगल यूज प्लान है उनकी जो विशेष क्रियाएं कुछ होती हैं उनकी सफलतापूर्वक संचालन के लिए बनाया जाता है, जबकि ये जो है स्टैंडिंग प्लान यूनिफॉर्मिटी लाती है प्लानिंग डिसीजंस में, जो कि नियोजन के लिए जो हमने निर्णय लिए थे उनमें एक रूपता लाती है। स्कोप की बात करें तो जो सिंगल यूज प्लान है वो नैरो होते हैं, जबकि स्टैंडिंग प्लान्स का जो एरिया है बहुत ज्यादा वाइड है। स्टेबिलिटी, स्थायित्व की बात करें, जैसे ही हमारा उद्देश्य पूरा होता है हमारी ये योजनाएं बेकार हो जाती हैं, इसका मतलब ये अनस्टेबल हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे स्टैंडिंग प्लान्स बार बार यूज किए जाते हैं तो वो स्टेबल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं जैसे कि बजट बनाना, कोई प्रोग्राम बनाना, या किसी एनुअल जनरल मीटिंग के लिए हमने कोई बजट बनाया। दूसरी तरफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हमारा स्टैंडिंग प्लान का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस बार बार होती है। तो ये सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान में डिफरेंस है, ये आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं स्टैंडिंग प्लान्स को, आगे विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि स्टैंडिंग प्लान्स में हम 6 प्लान्स की बात करेंगे, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल्स को पढ़ेंगे, जबकि हम सिंगल यूज प्लान में बजट, प्रोग्राम इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य। देखिए लास्ट पॉइंट होते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच अचीव बाय ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यही अंतिम बिंदु हैं जिनको प्राप्त करने के लिए सारी क्रियाएं की जाती हैं। इसका एक एग्जांपल किया जा सकता है, जैसे कि सेल टारगेट है, हमारी कंपनी कोई पेन बनाती है तो हमने सेल टारगेट रखा है 2000 करोड़ रुपए का, टू प्रोवाइड 50% एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम साल में 50 लोगों को रोजगार देंगे। तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा ही वो अंतिम बिंदु होते हैं जिनके लिए ये क्रियाएं की जा रही है। दूसरा, इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें यह है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। देखिए उद्देश्य हमेशा से एक स्पेसिफिक होने चाहिए, विशेष होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, जिससे कि वो आसानी समझ में आ जाए। और दे शुड बी मेजरेबल, यानी कि मापने योग्य होने चाहिए। अगर इनको मापा नहीं जा सकता तो फिर वो उद्देश्य किसी काम के नहीं होते। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी यानी मोर्चाबंदी। स्ट्रेटेजी आर दोज वाइड प्लान्स which achieve the goals of an organization and keep in mind the business environment। देखिए व्यवसाय वातावरण से प्रभावित होता है और वातावरण को प्रभावित करता है। हमने व्यावसायिक वातावरण के अपने दोनों वीडियो डाले हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं सूक्ष्म और वृहद वातावरण होता है। तो उसमें हमारे कंपेटिटर भी शामिल होते हैं। अब उन कंपेटिटर से जीत हासिल करने के लिए हमें मोर्चाबंदी प्रयोग करनी होती है, यानी कि मोर्चाबंदी हम कह सकते हैं एक प्रकार का प्लान है जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें हम दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए एक विशेष विधि को भी अपनाते हैं। तो ये हमें मोर्चाबंदी को हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कि ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू द प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए अगर वो व्यवसाय का वातावरण को ध्यान में रखते हुए, अपने कंपिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए ये मोर्चाबंदी हो सकती है कि भाई जो हमारी प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है तो उसमें हम जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारी मोर्चाबंदी है। आइए डिफरेंस जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज लास्ट पॉइंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जिनके प्राप्ति के लिए सारा कार्य किया जाता है, जबकि ये वाइडर प्लान्स होते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाए गए एक बृहद प्लान होते हैं। मेन एलिमेंट क्या है, इट शुड बी मेजरेबल। देखिए ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होने चाहिए, उनको मापा जा सकता हो, और दूसरा बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए। तो आज हमने इनके ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा। आइए दूसरे प्लान्स के बारे में और जान लेते हैं। तीसरा है पॉलिसीज, यानी कि
नीतियां ये क्या है? इट रेफर्स टू दोज जनरल गाइडलाइंस विच आर डिसाइड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉय व्हाइल टेकिंग डिसीजन। देखिए, जो हमारी नीतियां हैं वो क्या है? नीतियां वे सामान्य से विवरण कहे जा सकते हैं जो हमारे कर्मचारियों को मार्गदर्शन देते हैं। क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त होगा, इस संबंध में प्लानिंग करना ही नीतियां हैं। इसका अभिप्राय है वे सारे सामान्य से विवरण जो कर्मचारियों को मार्गदर्शन दें। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं पर्सनल पॉलिसीज, प्रमोशन बेस्ड ऑन द एज। अगर हमारी जो कंपनी है उसमें एक प्रकार की पॉलिसी ऐसी हो सकती है कि जो कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा वो उनकी एज के आधार पर दिया जाएगा। दूसरा हो सकता है उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर प्रमोशन दिया जाए। तीसरा सेल पॉलिसी हमारी हो सकती है कि भाई हम कैश में ही केवल बिक्री करेंगे। तो प्राइस फॉर्मुलेशन पॉलिसी हो सकती है कि भाई फिक्स डिस्काउंट होगा, वे ट्रेड डिस्काउंट को फिक्स करना, कैश डिस्काउंट को फिक्स करना, परसेंटेज कितना होगा प्रॉफिट का, जब भी हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट्स का मार्जिन कितना रखा जाएगा। तो ये सारा पॉलिसीज कहलाता है। अब देखते हैं इसका अगला प्लान है प्रोसीजर, यानी कि कार्यविधियां। प्रोसीजर आल्सो प्रोसीजर्स आर द प्लान दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी कंडक्ट टू परफॉर्म ए वर्क। यानी कि हम कह सकते हैं कार्यविधियां जो हैं वो एक प्रकार की योजनाएं हैं जो किसी कार्य को पूरा करने हैं, तो बताती हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज होंगी उनका क्रम क्या होगा, उनकी एक सीक्वेंस क्या होगी। यानी कि कार्यविधियों में हम सीक्वेंस निर्धारित करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है कि हमें देनदार से रिकवरी करनी है अपने डेटर से, तो इसका एक निर्धारित क्रम हो सकता है कि सबसे पहले हम लेटर लिखें, फिर उससे टेलीफोन पे कन्वर्सेशन करें, फोन पे संपर्क करें, फिर हम उससे पर्सनल मीटिंग करें और लास्ट में हम लीगल कार्यवाही करें या लीगल एक्टिविटीज की जा सकती है। आइए डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। नीति और कार्यविधियों में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो सबसे पहला डिफरेंस है व्हाट टू डू। नीति हमें बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, क्या करना है। जबकि कार्यविधि बताती है सीरियल, उसका एक निश्चित क्रम बताती है कि भाई जो तुम करोगे उसका निश्चित क्रम ये होगा कि पहले पहले ये किया जाएगा, बाद में ये किया जाएगा, उसके बाद ये किया जाएगा, क्रम बताते हैं। उसके बाद गाइड ऑफ थिंकिंग, हम कह सकते हैं कि ये विचारों और निर्णय लेने के लिए एक गाइड है, मार्गदर्शन है। और ये गाइड टू एक्शन, क्या करना है, उसका क्रम क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, हमें इसकी गाइडेंस प्रोसीजर से मिलती है। तो यहाँ पर हमने इनके डिफरेंस के बारे में जाना। अब देख लेते हैं मेथड्स एंड रूल। अब मेथड्स एंड रूल्स के बारे में जान लेते हैं। मेथड्स क्या है? मेथड्स रेफर टू दैट प्लान विच डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव मेथड एंड इंक्लूडिंग प्रोडक्टिव मेथड। देखिए, सबसे पहली चीज मेथड क्या है? ये एक योजना है, ये निश्चित करती है कि भाई विभिन्न क्रियाओं में जो हमारी क्रियाओं को कैसे पूरा किया जाएगा। मेथड का संबंध क्रियाओं से ना होके बल्कि एक ऐसी क्रिया है और जिसमें यह देखा जाता है कि भाई जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें अनप्रोडक्टिव जो कार्य है, अनप्रोडक्टिव जो हम कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको हटा दिया जाए, उसको एक्सक्लूड किया जाए और केवल प्रोडक्टिव जो मेथड है, यानी कि जो प्रोडक्टिव हमारे लिए फायदेमंद जो पद्धति है उनको ही अपनाया जाए। इस पद्धति में लगातार सुधार करने का प्रयत्न किया जाता है। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में मेथड क्या है? इसका अभिप्राय है एक ऐसी योजना जो ये निश्चित करती है कि जो कार्यविधि हमें बताई गई है, उस जो कार्यविधि है वो ये बताती है कि जो हमने कार्यविधि में जो सीक्वेंस था उसको कैसे पूरा किया जाएगा, यानी कि हम उन कार्यों को कैसे पूरा करेंगे, ये हमें मेथड बताता है। अब हम बात कर लेते हैं रूल्स की। रूल्स रेफर टू द प्लान दैट टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू नॉट बी डन इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन। एक निश्चित परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें रूल बताता है। और देखिए, रूल दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं और इनका अगर पालन ना किया जाए तो दंड की व्यवस्था भी होती है। तो ये बताते हैं कि एक स्पेशल सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। या जैसे कि आपके विद्यालय जाने का समय 8 बजे है तो आप 8 बजे ही जाएं। अगर आप इससे लेट करेंगे तो आपके लिए दंड की व्यवस्था भी हो सकती है। ये डिफरेंस जान लेते हैं, डिफरेंस पॉलिसी और रूल्स में क्या क्या अंतर होते हैं। तो इसका मीनिंग यूनिफॉर्मिटी
इन डिसीजंस। देखिए पॉलिसी में क्या होता है, नीति एक सामान्य मार्गदर्शन होती है जो कि निर्णय में एक रूपता लाती है, जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसमें एक रूपता लाती है, और रूल्स हमें बताते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक सिचुएशन में, और ये रिजिड होते हैं। फ्रीडम इन डिसीजन, इट कैन बी टेक एनी डिसीजन विद इन द पर्टिकुलर बाउंड्री। देखिए हमारा जो प्रबंधक होता है एक निश्चित बाउंड्री में रह के, निश्चित सीमा में रह के कोई भी डिसीजन ले सकता है, जबकि रूल्स में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑल वर्क शुड बी डन। देखिए पहले से नियम बना लिए जाते हैं और उन नियमों के अनुसार ही वो कार्य किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर विद इन बाउंड्री में डिसीजन लेने की कोई बात हो ही नहीं सकती। अब आगे देख लेते हैं, हमने सिंगल यूज प्लान, हमने स्टैंडिंग प्लान के बारे में बात कर लिया था, अब हम सिंगल यूज प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम दो पढ़ेंगे, एक प्रोग्राम और एक बजट। देखिए प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम मीन्स अ सिंगल यूज प्लान laying down the what, how and when for accomplishment of a specific job। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका अभिप्राय एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जो बड़ी क्रियाएं हैं, संगठन की क्रियाएं, उनको शामिल किया जाता है और उसमें एक क्रम निश्चित किया जाता है। भाई कार्यक्रम में हम ये कह सकते हैं कि किसी विशेष कार्य को या जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एक सिंगल योजना है, जो कि उस कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त हो जाने के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, और उसमें ये निश्चित किया जाता है कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन करेगा, कब करेगा। अब इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि भाई जो प्रोडक्शन का प्रोग्राम होगा वो किस तरीके से होगा, उत्पादन का कार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वो कैसे दिया जाएगा, अगर किसी निश्चित वस्तु के उत्पादन के संबंध में कोई अगर ट्रेनिंग देनी है तो वो कैसे दी जाएगी, सेल प्रमोशन अगर हमें करना है उसके लिए कोई प्रोग्राम निश्चित किया जाए, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर बनाया जा रहा है तो वो इसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बात समझ में आती है, यहाँ पर ये बात समझ में आती है सबसे पहले कि सिंगल यूज प्लान एक बार प्रयोग करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। अब दूसरा हम देख लेते हैं, सिंगल यूज प्लान जो होता है वो होता है बजट। सबने बजट के बारे में सुना हुआ होता है। हम कह सकते हैं कि अगर हम ये अंदाजा पहले से ही लगा लें साल में कितनी आमदनी होगी और खर्चे कितने होंगे, तो बजट कहलाता है। डिस्क्राइब द डिजायर्ड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जो हम रिजल्ट चाहते हैं उनका गणितीय टर्म्स में अब जो रिजल्ट आता है उसको हम बजट कह सकते हैं। या बजट वह योजना है जो विभिन्न विभागों के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो भी जरूरी धन सामग्री इत्यादि है उसका हिसाब किताब रखती है कि भाई कितना आमदनी हो रही है और कितने खर्चे हो रहे हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव नेचर का ये प्लान ऑफ एक्शन है। अब हम इसके डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं कि मेथड और बजट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मीनिंग है इसका हाउ टू कंप्लीट एक्टिविटीज। मेथड यानी कि एक ऐसा प्लान जो ये बताता है कि भाई जो हमने प्रोसीजर पढ़ा था जिसमें सीक्वेंस थी किसी कार्य को करने की, तो उन क्रियाओं में से प्रत्येक को कैसे पूरा किया जाए। जबकि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान, बजट हमारा जो होता है वो एक संख्यात्मक या बजट इच्छित परिणामों का एक गणनात्मक यानी कि न्यूमेरिकल विवरण होते हैं। चयन यानी कि हम सिलेक्शन की बात करें, अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड, एक क्रिया को पूरा करने के अनेक प्रोसीजर्स हो सकते हैं, पद्धति हो सकती है, लेकिन गहन अध्ययन के बाद जो सबसे अच्छी बेस्ट प्रोसीजर होता है उसको चयन करना ही हमारा मेथड कहलाता है। जबकि टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है, बजट टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है। यह नियोजन और नियंत्रण का एक यंत्र है, अतः इसमें कोई भी चयन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तो हमने आज प्लानिंग के बारे में जाना, हमने उसकी फीचर्स के बारे में जाना, इम्पोर्टेंस के बारे में जाना कि प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग की प्रोसेस जो कि आपके सिलेबस और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने उसके बारे में जाना। फिर हमने प्लान्स के बारे में जाना, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, उसके एग्जाम्पल्स जाने और विभिन्न विभिन्न डिफरेंसेस की भी बात की। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।